Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today in 12th standard we are going to see statistics part 1 unit number 3. The name of chapter is linear regression for the 12th standard English medium. This is lecture number 36 and today we are going to start a new chapter and the name of chapter is linear regression. आज पहला दिन है इस चैप्टर का, तो कुछ भी हो जो पहला दिन है वो मिस नहीं होना चाहिए. तो माय रिक्वेस्ट इज़ टू टेल एवरीवन जो वीडियोस नहीं देखते हैं उनको भी बताया जाए कि नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है. हालांकि ये यूनिट नंबर 3 जो है दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द यूनिट नंबर 2, क्योंकि फॉर्मूलाज जो यूनिट नंबर 2 में थे वही फॉर्मूलाज कैरी फॉरवर्ड होकर के आए हैं यूनिट नंबर 3 में थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. पहली बात तो ये कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, तो डेफिनेशन पे नहीं जा रहा मैं. लीनियर रिग्रेशन मतलब जब आपको वेरिएबल दिए हो y और x, जो वेरिएबल दिया हो तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं y के लिए. हाँ, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं y के लिए. अब देखो इन दोनों वेरिएबल में एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है. जैसे कि अगर हम लें रेन, जस्ट अ सेकेंड, रेन एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस, production or yield of rice, sorry, yield will be correct word. Okay, so yield of rice. अब रेन जो है वो है इंडिपेंडेंट. वाई इट इज इंडिपेंडेंट क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना. आपकी इच्छा हो वैसा बरसात नहीं होगा. राइस, यील्ड ऑफ राइस, हाँ इसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो सकता है इस साल आप राइस की खेती ना करो, हाँ कुछ और लगा सकते हो. तो राइस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट ऑन रेन, बट रेन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर इतनी बरसात हो तो कितना प्रोडक्शन होगा. ठीक है, वो जानना हो तो हमें उस पर एक रिग्रेशन लाइन फिट करनी होगी. तो देखते हैं वो रिग्रेशन लाइन जो है वो कैसे लगाई जाती है. सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे. देखिए, सो रिग्रेशन लाइन y ऑन x ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है. तो ये है रिग्रेशन लाइन, ठीक है, जिसे कहते हैं y कैप इज इक्वल a प्लस बी एक्स, जिसमें a ये भी हमें फाइंड करना है, b भी हमें फाइंड करना है. a को कहते हैं इंटरसेप्ट और b को कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट. ओके, अब करना क्या है, स्टेप वाइज है. स्टेप 1 है आपको मीन फाइंड करना है, मतलब आपको फाइंड करना है x बार एंड y बार, ये सबको फर्स्ट प्रायोरिटी पे फाइंड करना है. स्टेप 2 आपको ये b फाइंड करना है. ठीक है, तो हमने b फाइंड करना है. b को हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट. ओके, तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम फाइंड करेंगे. उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, तो लास्ट चैप्टर में हमने जितने फॉर्मूलाज देखे थे वही सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं. लेकिन जो डिनोमिनेटर में रूट था, एक तो वो रूट कैंसिल हो गया, दूसरे जो y वाले वेरिएबल थे वो y वाले वेरिएबल चले गए. जैसे कि ये फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला हमारा कैसा था, जब से मैं बात कर रहा हूँ इस फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला हमारा वहाँ पर था r इज इक्वल सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जस्ट सॉरी, डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दूसरा वाला रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर. तो यहाँ क्या करना है, पहला तो ये रूट हट गया, दूसरा ये y वाले वेरिएबल जो है वो हट गए, तो सिर्फ बचा गया x वाले वेरिएबल्स. तो यहाँ पर आप b फाइंड कर सकते हो. एक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, uv वाला फार्मूला अप्लाई, जितने फॉर्मूलाज वहाँ थे सारे फॉर्मूलाज यहाँ भी हैं. लेकिन x बार वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब x बार और y बार परफेक्ट इंटीजर हो. आपको एक्स वाई वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब ये लेस देन 30 हो. तो बिना सोच, अगर x और y की वैल्यूज लेस देन 30 है तो बिना सोचे समझे आप नंबर 2 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे. अगर 30 से बड़े हैं वैल्यूज़ तो आप उसे u और v में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, अगर प्लस और माइनस से कन्वर्ट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम चेंज इन ओरिजिन. अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज़ किया गया है तो
तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम चेंज इन स्केल। ओके, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का असर होता है आंसर पे। सो क्लियर है फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 में देख लिए हैं। क्लियर, चलते हैं फिर स्टेप 3 होगा आपका ए फाइंड करना है। सॉरी, ये 2 फॉर्मूलाज और रह गए, ये स्पेशली शॉर्ट सम्स हों तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बी इज इक्वल आर इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स एंड बी इज इक्वल कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एक्स। नाउ स्टेप नंबर 3, हमें इंटरसेप्ट ए फाइंड करना है। ए का फॉर्मूला है ए इज इक्वल, पहले आएगा वाई बार माइनस बी जो आपने फाइंड किया मल्टीप्लिकेशन में होगा एक्स बार। इस तरह से आपको मिल जाएगा ए फाइंड करने के बाद आपको ये रिग्रेशन लाइन है, इसमें सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देनी है। यहाँ पर वाई कैप क्या बताता है? वाई कैप बताता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई। क्या बताता है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक सम देखते हैं, वो सम देखने के बाद आपको फंडामेंटल जो है इसके क्लियर हो जाएंगे। चलो, सो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन फॉर लाइफ years of uses of car and their average maintenance cost for a specific model of a car of a particular company। लाइफ मतलब कोई साल, अगर आप कितने साल यूज़ करो, अगर 2 साल यूज़ करते हो तो हर साल 10,000 रुपये का मेंटेनेंस आएगा। अगर 4 साल यूज़ करते हो तो 20,000 का मेंटेनेंस आएगा। 6 साल पुरानी कार है तो साल का 25,000 मेंटेनेंस आता है। 8 साल पुरानी कार है तो 30,000 का मेंटेनेंस आता है। और अगर आपको फाइंड करना है अगर वो कार 10 साल पुरानी हो तो मेंटेनेंस कितना आएगा। देखो, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ कार एंड ऑल्सो एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट इफ द लाइफ ऑफ अ कार इज 10 ईयर। तो पहले तो वेरिएबल पता करो। ये पहला वेरिएबल हमेशा एक्स माना जाता है, तो पहले वाले को हम एक्स ले लेते हैं और दूसरे वाले को ले लेते हैं वाई। वैसे भी ईयर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट है। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात क्या है, तो पहला तो हमें फाइंड करना है एक्स बार और वाई बार, क्योंकि वो स्टेप 1 है। दूसरा, ये वैल्यूज़ चेक करो, सारी वैल्यूज़ लेस देन 30 है या नहीं है। अगर ये लेस देन 30 है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे b इज इक्वल सिग्मा एक्स वाई माइनस एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज द वैल्यूज आर लेस देन 30। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 है हमारा एक्स बार एंड वाई बार। तो ये फाइंड किया हमने एक्स बार एंड वाई बार। अगर आप ये एक्स का टोटल करोगे तो दैट वुड बी 20 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। 20 डिवाइडेड बाई 4 आंसर इज 5 ईयर। तो आंसर इज 5 ईयर। और अगर एक्स बार वाई बार की बात करें तो वाई बार के लिए सिग्मा वाई है 85 डिवाइडेड बाई 4 21.5। ओके, 21.25। ओके, सो एक्स बार है वाई बार है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्टली पता चल गया कि लेस देन 30 वाली वैल्यू है। चलते हैं आगे। ये यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमें किस किस की ज़रूरत है? अगर आप फॉर्मूलाज देखोगे तो हमें फॉर्मूले में चाहिए एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो कि ऑलरेडी है, एक्स का स्क्वायर चाहिए सिर्फ। तो एक्स वाई और एक्स का स्क्वायर ऑब्टेन करना है। तो ये हमने फाइंड कर लिया एक्स वाई। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 4 80, 25 इंटू 6 150, 30 इंटू 8 240। इन सब का टोटल करते हैं तो दिस वुड बी द टोटल, सॉरी द टोटल ऑफ इट वुड बी 490। ओके, एंड एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ इसका स्क्वायर करना है एक्स का। सो 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 का स्क्वायर है 16, 6 का स्क्वायर है 36, 8 का स्क्वायर है 64। तो इसका टोटल है 120। ये सारी वैल्यूज़ जो है हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। लेट्स सब्सटीट्यूट। तो ये हमने किया सब्सटीट्यूट। पहले तो फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज एन है 4, सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट किए। सब्सटीट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन सेम जैसा हम करते थे, आंसर आता है 3.25। तो बी का आंसर हो गया 3.25। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ए। हम ए फाइंड करते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके। सो ये है ए का फॉर्मूला। वाई बार था 21.25 जो कि हमने पहली स्लाइड में देखा था। बी हमने अभी अभी फाइंड किया, दैट इज 3.25 या 3.25 एंड एक्स बार वॉज 5। सारी वैल्यू पहले तो मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा तो आ गया 16.25
माइनस किया तो ए आता है 5, तो ए की वैल्यू फाइनली मिल गई 5। आपके पास ए है, आपके पास बी है। अब आप रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हो, तो रिग्रेशन लाइन में वैल्यूज़ रखते हैं। सो द रिग्रेशन लाइन वाई कैप इज इक्वल ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो वाई इज इक्वल ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3.25 इंटू एक्स, ये आ गया रिग्रेशन लाइन। पहला आंसर तो हमारा पूरा हुआ। दूसरा सम में ये पूछा था कि अगर एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर की है, तो लाइफ जो था वो x था, अगर एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स की है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, तो चेक कर लेते हैं। ये रहा, पुट द x के जगह पर आपको 10 रखना है, आपने ये 10 रखा, मल्टीप्लाई किया 32.5 प्लस 5 37.5 थाउजेंड, है ना। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू जो है वो 1000 में थी। चेक कर लो हमारे क्वेश्चन में ज़रा, ये देखो क्वेश्चन है क्या है, एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट इन 1000 रुपीज़। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है 37.5। ओके, सो आंसर इज, सो व्हेन द लाइफ ऑफ कार इज 10 ईयर द मेंटेनेंस कॉस्ट वुड बी 37.5 थाउजेंड। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज का होमवर्क आपका यही है कि सारे फॉर्मूले को रिवाइज करना, आपके बुक में लिखना और इस सम को सॉल्व करना, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।